नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। धरोहर की तलाश में हम पहुंच चुके हैं रानी दुर्गावती के किले में। जी हां, राजा महाराजा जब किले में रहा करते थे तो उनकी सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थितियां बदली, राजा महाराजा चले गए, लेकिन उनकी जो निशानियां हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उनकी कुछ खास बातें भी होती थी जो इस बार हम आपको बताएंगे अपने धरोहर में। ये रास्ते हैं मदन महल की पहाड़ी के। जहां चप्पे चप्पे पर फैला है इतिहास, जहां के अवशेष सुनाते हैं बीते युग की गाथा, जहां की दरों दीवारों में छिपे हैं अनगिनत राज। मदन महल की पहाड़ी केवल पहाड़ी नहीं, यहाँ के शिखर में आज भी गूंजती है घोड़ों की डाक। ये है मदन महल की पहाड़ी पर बना प्रसिद्ध किला, जो अपने आप में विश्व में सबसे छोटा किला है। चौदहवीं शताब्दी में कलचुरी राजवंश के पतन के पश्चात वो एरिया खत्म हो गया और उसकी राजधानी जो शिफ्ट होकर के गढ़ा में आई, जब गोंडों का राइज 14th सेंचुरी में जहाँ हुआ। 14th सेंचुरी से लेकर के तो ये मदन महल और तमाम एरिया, गढ़ा का सारा एरिया जो है और हनुमान ताल तक का एरिया जो है, ये सेकंड फेज का सारा एरिया है, क्योंकि राजधानी गोंडों ने यहाँ पे बनाई। गोंडों का उदय भी यहीं पे हुआ। गोंड बेसिकली ट्राइबल्स हैं, परंतु फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने राज्य साम्राज्य की स्थापना गोंड यहीं से शुरुआत की। गोंडों के बहुत से ब्रांचेस हैं, बहुत बड़े एरिया पे उन्होंने स्थापित किया, परंतु शुरुआत यहीं से हुई है। जबलपुर के मदन महल में स्थित रानी दुर्गावती का ये किला बेहद खास है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्व में इससे छोटा किला और कोई दूसरा नहीं है। ये बताया जाता है कि रानी यहाँ पर अपने आसपास के राज्य को निरीक्षण करने के लिए पहुंचती थी। इसका वॉच टावर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में यहाँ के शासक मदन सिंह ने कराया। जबलपुर शहर से 2 किलोमीटर दूर नागपुर हाईवे के किनारे पहाड़ में स्थित है ये किला। समय की मार से अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहाड़ी की चोटी में स्थापित इसी किले से कभी गोंड शासक राज किया करते थे। कलचुरी शासन के अस्त होने के बाद गोंड शासकों का उदय हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी जबलपुर में बनाई। तत्कालीन राजा मदन शाह ने इस किले का निर्माण कराया था। मदन महल का किला जो संग्राम शाह ने बनवाया था, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रानी जब बहुत आक्रमण करती थी या ग्रीष्म काल में जो बहुत गर्मी पड़ती थी, तो उस समय वो मदन महल के किले में आ जाती थी। और मदन महल के किले के बगल में बड़ा भारी तालाब था, तो वहाँ पर वो उसका बच्चा जो था और उनके पति दलपत शाह, तीनों मिलकर ही नौका विहार करते थे। मदन शाह के निर्माण के कारण ये किला मदन महल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा मदन शाह के बाद राजकाज की कमान राजा संग्राम सिंह को मिली। संग्राम सिंह के बेटे दलपत सिंह का विवाह वीरांगना दुर्गावती से हुआ, लेकिन शादी के 4 साल बाद ही दलपत सिंह की मौत हो गई और राजकाज का सारा जिम्मा रानी दुर्गावती के ऊपर आ गया। रानी दुर्गावती और उनकी वीरता की कहानी सदियों से यहाँ सुनाई देती है कि किस तरह उन्होंने मुगलों को धूल चटाई थी, किस तरह वो साहस और शौर्य के साथ युद्ध करती थी। युद्ध भूमि में ही लड़ते लड़ते एक दिन वो वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती की सीमाओं से मुगल बादशाहों की सीमाएं बनने लगी हुई थी। जैसे मालवा में बाज बहादुर वहाँ का सूबेदार हुआ करता था, तो और अकबर मुगल बादशाह हुआ करता था। तो अकबर ने आदेश दिया था बाज बहादुर को कि वह जाके रानी दुर्गावती पर आक्रमण करे, परंतु रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को हरा दिया था।
बताया जाता है कि रानी दुर्गावती इस किले को वॉच टावर के रूप में इस्तेमाल करती थी और पूरे ही महाकौशल पर इस पर नजर भी रखती थी। और ये भी कहा जाता है कि रानी दुर्गावती अपने घोड़े से यहाँ सीधे युद्धाभ्यास करती थी और सीधे सड़क पर छलांग भी लगाती थी। कौन थी रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती की यादों को सहेजे बैठा है ये किला। आज भी यहाँ शाही परिवार के मुख्य कक्ष, युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए युद्ध कक्ष, छोटा जलाशय और अस्तबल देखा जा सकता है। इन्हें देखकर हर सैलानी इतिहास की कल्पनाओं में डूब जाता है। गोंड राजाओं के अच्छे दिनों का गवाह है यह किला। जब गोंड शासन अपने शिखर पर था तब उनका राज्य जबलपुर के आसपास के जिलों के साथ ही महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। गौड़ शासक कई हुए, परंतु सबसे ज़्यादा प्रभावशाली इस गौड़ शासक जो था वह था संग्राम शाह। संग्राम शाह ने 52 गढ़ जीती थी और उन 52 गढ़ों पर उसका समान अधिकार हुआ करता था। संग्राम सिंह के निधन के पश्चात दलपत शाह उनका पुत्र था, वो शासक बना और बहुत कमज़ोर शासक था। उसके बाद रानी दुर्गावती जब शासक बनी तो उसकी कीर्ति, उसकी सुंदरता और उसका साहस, इन सब के कारण उसने चारों दिशाओं में अपना जो है यश स्थापित कर लिया था। इस किले के आसपास और भी कई दर्शनीय स्थल हैं। पहाड़ी के पूर्व में शारदा मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भी गोंड राजाओं ने ही कराया था। मंदिर से नीचे उतरते ही ठीक आपको अद्भुत बैलेंस रॉक चट्टान देखने को मिलेगी, जिसे देखते ही आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये बेहद कम जगह में एक बड़े पत्थर के ऊपर स्थित है। 1997 में आए भूकंप के बाद भी ये टस से मस नहीं हुआ। पिसनहारी की मड़िया देखने आने वाले सैलानी मदन महल पहाड़ी के जादुई नजारों को ताउम्र याद रखते हैं, क्योंकि वो है ही इतने जादुई कि उन्हें एक बार देखने के बाद कोई आसानी से भुला नहीं सकता। खंडहर बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। बेहद करीने से सजाया गया ये कमरा, इसकी बनावट शैली दोनों तरफ से ईंटों की जुड़ाई करके ये बना हुआ है और ऐसे ही ये पिलर का निर्माण कर रहा है। बहुत ही खूबसूरती से बना है। गुंबद यहाँ पर था। पहले के समय में साज सजावट की व्यवस्था, जब झूमर लगे रहा करते होंगे, वो भी है। और यहाँ पर हमने देखा कि लाल ईंटों का खास तौर पर इस्तेमाल इसमें किया गया है। रानी दुर्गावती का जब जिक्र होता है तो हमें सहज जिज्ञासा होती है कि रानी दुर्गावती कौन थी और कैसा उनका शासन काल रहा होगा। ये भी हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। गोंडवाना काल की शान है ये किला। मदन महल की पहाड़ियों के बीच अपनी रानी की यादों के सहारे जिंदा है ये किला। सतह से 500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले की स्थापत्य कला बेजोड़ है। ये किला एक तरफ से विशाल चट्टान पर खड़ा है। इसकी मजबूती भी ऐसी कि जबलपुर में आए 3 बड़े भूकंप भी इस किले को डिगा नहीं पाए। एक दौर में मंडला के रामनगर के अलावा इसी मदन महल किले से भी गोंड राजा अपना शासन चलाया करते थे। आज का जिसको अपना मदन महल करते हैं वो वॉच टावर है, वो किला नहीं है। वो किले नुमा सारा उनका पैलेस और तमाम एरिया जो था उसका एक पार्ट है जो बचा है। तो ये केवल वो आप वहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे तो यही बात हमको देखने के मिलेगी कि वहाँ पे एक पत्थर को उनको यूज़ करके, क्योंकि वो संतरी जो है ऊपर से दूरबीन लगा करके ये देखता था ट्रूप्स मूवमेंट और तमाम सारे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सारे पर वॉच रखने के लिए जो कुछ भी उनके फोर्टिफिकेशन एरिया था वहाँ से आर्मी वहाँ से आर्मी वॉच को करती थी और वहाँ के
सारा जो उनका सैनिक संचालन यहाँ से होता था। वैसे तो इस किले का निर्माण गोंडवाना साम्राज्य के शासक रहे मदन शाह ने साल 1116 में कराया था, लेकिन रानी दुर्गावती का इस किले से विशेष लगाव था। किले की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसके शिखर पर खड़े होकर दूर दूर तक गोंडवाना साम्राज्य पर नजर रखी जा सकती थी। इस किले में रानी ग्रीष्म अवकाश मनाती थी। किले से एक सुरंग संग्राम शाह तालाब और भेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिर तक जाती थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ रानी किया करती थी। अंदर की तरफ रास्ता भी गया हुआ था जो कि काल भैरव की तरफ निकलता था। उसमें महाराजा संग्राम सिंह जाते थे और काल भैरव जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात चले आते थे। किसी भी इमारत की जो खासियत है वो ये बताती है कि उस समय का निर्माण कैसा रहा होगा। यहाँ जब हम देखते हैं तो कहीं पर हमें सुरंग दिखाई देती है, कहीं पर हमें बावड़ी दिखाई देती है, तो कहीं पर घोड़ों और हाथियों के रहने के लिए अस्तबल भी दिखाई देते हैं। मदन महल के इस किले ने उत्थान और पतन के कई दौर देखे हैं। कहा जाता है कि रानी का खजाना इसी मदन महल के किले में 2 बड़े पत्थरों के बीच गड़ा है। उस खजाने की कीमत उस जमाने में 9 लाख रुपए थी। किले के सामने गोंडवाना शासकों के हाथी खाने और घुड़साल के अवशेष भी मौजूद हैं। गड़े धन को पाने की लालच में जगह जगह खुदाई कर इस ऐतिहासिक किले को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। हालांकि गोंडवाना काल के इस किले के संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई पर है। इस किले को लेकर अलग अलग भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं। एक वहम भी है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर राजा अपना खजाना रखा करते थे। गोंड राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था और आज भी ये समझा जाता है कि यहाँ कहीं पर 2 सोने की ईंट दबी हुई है जिसकी तलाश में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन आज तक इसे किसी ने खोजा नहीं है। बहरहाल यहाँ पर जो इस वक्त मैं उतर रही हूँ ये पूरा बावड़ी की शक्ल है, क्योंकि पहले के समय में हमने देखा कि राजा महाराजा बावड़ियाँ का भी निर्माण पानी के संरक्षण के लिहाज से कराते थे। वो चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी। वो दुर्गावती भवानी थी, शौर्य पराक्रम की मूर्ति, रणरागिनी महारानी दुर्गावती। एक ऐसी वीरांगना जिसकी वीरता के झंडे आज भी लहरा रहे हैं जबलपुर में। गोंडवाना में 16 साल तक राज करने वाली रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल वंश के यशस्वी राजा कीर्ति सिंह के घर हुआ। वही चंदेल वंश जिसने खजुराहो के बेजान पत्थरों पर प्रेम की परिभाषा गढ़ी। वही चंदेल वंश जिसने मोहम्मद गजनवी को पराजय का पाठ पढ़ाया। उस जमाने में जैसे कीर्ति चंदेल वंश के महाराजा कीर्ति सिंह की थी, वैसा ही वैभव गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह का था। संग्राम शाह के इकलौते बेटे दलपत शाह एक वीर योद्धा थे। उनकी वीरता के कई किस्से आज भी गोंडवाना क्षेत्र के लोगों की जुबान पर हैं। रानी दुर्गावती जब महज 18 साल की थी तभी दलपत शाह को उन्होंने अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया था। लेकिन चंदेल और गोंडवाना साम्राज्य एक दूसरे के धुर विरोधी थे। इसके बाद भी दलपत शाह के पराक्रम और अपनी बेटी के प्रेम के आगे झुकते हुए राजा कीर्ति सिंह चंदेल ने उनके विवाह को मंजूरी दे दी। रानी दुर्गावती के कार्यकाल में किसान इतना ज़्यादा समृद्धशाली था कि वो कर को धन के रूप में या हाथी के रूप में दान दिया करता था। कर की व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी थी। रानी के पास धन धान से भरी परिपूर्ण थी। उसके बाद बहुत धन था और वो प्रजा के हितों का विशेष ध्यान रखती थी। वो प्रजा कोई किसी प्रकार की प्रजा को परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान वो बराबर रखती थी। सबसे बड़ी बात, आयुर्वेद की बड़ी भारी वो विद्वान थी। जब अकबर के आसफ खान ने आक्रमण किया था तो जितने जो सैनिक को चोटें लगी थी उसने स्वयं एक सैनिकों को आयुर्वेदिक की दवा बना कर सैनिकों को घायल जो हुए थे उनको ठीक किया था। शादी के बाद दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य के वंशज वीर नारायण को जन्म दिया। दलपत शाह के शासन में गोंडवाना राज्य बुलंदियों को छूना शुरू भी किया था कि अचानक वो काला दिन आया जब रण में दलपत शाह बलिदान हो गए।
साल 1550 का वो साल दुर्गावती की जिंदगी में दुखों का सैलाब लेकर आया। रानी दुर्गावती भीतर से टूट चुकी थी, लेकिन राजधर्म का वो पाठ अपने पिता के यहाँ से पढ़कर आई थी। उसने उन्हें टूटने नहीं दिया। रानी समभाव में विश्वास करती थी। आप रानी की अगर भोजन बनाने वाले मुसलमान हुआ करती थी, रानी के जो विश्वास पात्र व्यक्ति थे वो भी मुसलमान हुआ करते थे। तो समभाव एक प्रकार से उसने स्थापित किया था, जो कभी किसी ने इस प्रकार का समभाव स्थापित नहीं किया था। किसी के क्षेत्र में अनाज अच्छी तरह उत्पन्न हो सके, और रानी दुर्गावती के कार्यकाल में जबलपुर एक कृषि प्रधान देश माना जाता था, उसकी गणना बड़ी अच्छे में होती थी। इन सब कारणों से अकबर जो है उसे ईर्ष्या करने लगा था। तो अकबर ने एक पिंजना जो है जिसे रुई धुनते हैं, वो पिंजना को पिंजरे में रखकर भिजवाया था रानी दुर्गावती के पास कि तो महारानी आपका काम जो है रुई धुनना है, आपका काम साम्राज्य स्थापित करना या ये राजपाट संभालना नहीं है। तब रानी ने उनको एक छोटी सी तलवार भिजवाई थी, और रानी का उद्देश्य यही था तलवार भिजवाने का कि तो आपका काम जो है घास फूस जितने भी है उससे उसको काटना है। उससे वो काफी उत्तेजित हो गया था। गोंडवाना वंश में ये पहला मौका था जब एक महिला ने साम्राज्य की कमान संभाली। चंदेलों की ये बेटी तीरंदाजी में निपुण थी, रणनीतियों से भी बखूबी वाकिफ थी। रानी दुर्गावती की अगुवाई में गोंडवाना राज्य की ताकत एक बार फिर बढ़ने लगी थी। रानी ने न केवल शासन किया, बल्कि खेत खलिहान और जल संरक्षण की दिशा में भी कई अहम काम किए। तालों बावड़ी का निर्माण भी किया गया, जिसकी झलक किले में आज भी देखने को मिलती है। उन्होंने एक प्रकार के तालाब खुदवाए थे। इन तालाबों के माध्यम से उन्होंने जो खेती किसानी की ओर ध्यान दिया था, किसानों की ओर ध्यान दिया था, वो अद्भुत था। जहाँ रानी दुर्गावती जैसी शासक रही हैं, जिनका कुर्बानी का इतिहास है, और उनके वंश के पराभव के बाद जबलपुर ने ये दंश भी झेला है कि कोई राजा ना होने के कारण एक ऋषि के नेतृत्व में, जवाली ऋषि के नेतृत्व में जबलपुर महफूज और सुरक्षित रहा है। लेकिन कोई धनी धोरी ना होने के कारण, राजनीतिक इच्छा शक्ति ना होने के कारण कहीं ना कहीं हमारा ये इतिहास उपेक्षित रहा है। मदन महल का ये किला ऊंचाई पे है, चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ेगी, थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक ऐतिहासिक इमारत देखने को मिलेगी। यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। जबलपुर पहुंचिए, उसके बाद आप इस किले को देख सकते हैं, और जबलपुर हर रास्ते से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। मदन महल के इस ऐतिहासिक किले को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहुंचना होगा जबलपुर, और जबलपुर पहुंचना बेहद ही आसान है, क्योंकि जबलपुर सभी तरह से तीनों ही यातायात से सीधी तौर पर जुड़ा हुआ है। हमें उम्मीद है कि धरोहर को आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दें इजाजत। नमस्कार।